देखिए एविडेंस में आपका ये एडमिशन चल रहा था, यानी कि स्वीकृति। अब आज एक बार चेक कर लीजिए, हो जा रहा है ना ऑनलाइन में। स्वीकृति चल रहा था आपका, और फिर एक बार दोहरा लिया जाए तब धारा 18 चल रही थी। उसमें ये बताया गया कि स्वीकृति का मतलब सामान्य भाषा में हुआ कि किसी फैक्ट को या किसी तथ्य को कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, यानी कि स्वीकार कर लेता है। यानी कि जब किसी तथ्य को कोई व्यक्ति स्वीकार कर लेता है, उसी को हम एडमिशन या स्वीकृति कहते हैं। अब जैसे कि उदाहरण आपको बताया गया था, और उदाहरण में आपको ये बताया गया था कि अगर ये एक व्यक्ति है और वह इस बात को या तो मौखिक रूप से या लिखित रूप से या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख में ये स्वीकार करता है कि मैं बी को 5,000 रुपया उधार दिया हूँ, तो ये भी आपका एडमिशन हुआ। दूसरा ये कह सकता है कि मैं बी से 5,000 रुपया उधार लिया हूँ, ये भी आपका स्वीकृति या एडमिशन हुआ। दूसरा बात बताई गई थी कि जो एडमिशन किया जाएगा भारत में, केवल आपका फैक्ट के बारे में जो एडमिशन होगा, यानी कि तथ्य के बारे में जो स्वीकृति होगी, वह साक्ष्य में रेलेवेंट होगी, सुसंगत होगी। और जो विधि के बारे में स्वीकृति होगी, वह सुसंगत नहीं होगी, यानी कि वह साक्ष्य में आपका उचित नहीं मानी गई है। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है। लेकिन इंग्लैंड में आपका तथ्य के बारे में और विधि के बारे में, दोनों के बारे में की गई जो एडमिशन या स्वीकृति होती है, वह रिलेवेंट होती है। इसके बाद आपका तोड़ा गया था कि स्वीकृति की परिभाषा और स्वीकृति कौन कर सकता है और किस परिस्थिति में कर सकता है। ये बातें धारा 17 से लेकर 20 तक में दी गई है। और कब एडमिशन रेलेवेंट होगा, ये बात सेक्शन 21 से लेकर 23 तक में दी गई है। इसके बाद हम और इसका स्वीकृति का प्रभाव क्या होगा, ये 31 में बताया गया है। और जुडिशियल एडमिशन, यानी कि न्यायालय में जाकर किसी तथ्य को स्वीकार कर लेते हैं, तो ये आपका 58 में बताया गया है सेक्शन, जिसे न्यायिक स्वीकृति कहेंगे। और न्यायिक स्वीकृति बताया गया कि सबूत का अभित्यजन करती हैं, यानी कि आपका प्रूफ का वैभियर करती है, त्यजन करती है, यानी कि किस विकृति को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, तो दे देगा न्यायिक गैर न्यायिक दोनों, तो न्यायिक को। और यह स्पष्ट कहाँ बताया गया है, आपका 58 में। इसके बाद स्वीकृति का प्रभाव बताया गया था 31 में कि स्वीकृति किस रूप में, मने इसका इफेक्ट क्या होगा, तो यह स्टापेल के रूप में लागू होगी। यानी कि जितने स्वीकृति के नियम इधर पढ़ रहे हैं, कम से कम दिमाग में शुरुआती दौर से ही ये बना लेना चाहिए कि जो ये एडमिशन किया जा रहा है, इस आधार पर आपका एक पक्षकार को मुकरने से रोक दिया जाएगा, यानी कि बाद में विपरीत बात कहने से उसे क्या किया जाएगा, प्रतिबंधित। ये जितने आप स्वीकृति 18, 19, 20 इत्यादि 18, 19, 20 जितने में आप मैंने देख रहे हैं, इसका इफेक्ट क्या होगा। चूंकि विबंध के बारे में 115 से 117 तक में बताया गया है, तो जब धारा 31 पढ़ेंगे तो आपका 115 से लेकर 117 तक की भी धाराएं उसी में ऐड की जाएगी, क्योंकि विबंध बताया गया है।
अब आइए धारा 17 बताया गया था, और धारा 17 में आपका बताया गया था कि स्वीकृति की परिभाषा दी गई है। तो स्वीकृति वह कथन है, चाहे वह मौखिक रूप से किया जाए या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट हो, जो विवादक तथ्य यानी कि फैक्ट इन इशू या जो रेलेवेंट फैक्ट यानी कि सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करता हो, और जो उन व्यक्तियों द्वारा किया गया हो और उन परिस्थितियों में किया गया हो जिसका उल्लेख ए तस्मिन पश्चात यानी कि धारा 17 के बाद दिया गया है। तो धारा 17 के बाद धारा 18, 19 तथा 20 में उन व्यक्तियों का भी वर्णन है जो एडमिशन कर सकते हैं, और वे कंडीशन भी बताई गई हैं कि जिस कंडीशन में अगर वह कथन करते हैं तो उसे एडमिशन माना जाएगा। यानी कि दोनों बातें बताई गई हैं, आपका व्यक्ति भी और दूसरा कौन सी परिस्थितियां भी। तो कौन कौन व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, इसके लिए आपको बताया गया था। सबसे पहले हम बता रहे थे सेक्शन 18 बता रहे थे, और पिछली बार आपका क्वेश्चन मैंने इसके पहले वाले एपीओ में धारा 17 से भी क्वेश्चन भाई 2 क्वेश्चन आया है। आपका पहला जो क्वेश्चन बना था वह ये बना था जे में कि एडमिशन को कहाँ परिभाषित किया गया है 17 में। दूसरा क्वेश्चन आपका आया कि सन 2000 में किस धारा में संशोधन किया गया था, 17, 18, 19, 20, 21। चार अगर ऑप्शन दे तो 17 में किया गया, क्या जोड़ा गया, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख। ये कब से लागू हुआ, ये भी एपीओ में आ चुका है, 17 अक्टूबर सन 2000 में लागू हुआ। अब आइए धारा 18 फिर से हम शुरू करते हैं। कौन वह व्यक्ति हैं जो एडमिशन कर सकते हैं, ये 18, 19, 20 और किस परिस्थिति में कर सकते हैं, ये भी 18, 19 और किसमें दिया है 20 में। इसमें शुरुआती दौर में ये तोड़ लेना है कि थर्ड पर्सन द्वारा किया गया कथन यानी कि क्या तृतीय व्यक्ति द्वारा या किसी अजनबी द्वारा, अजनबी भी कह सकते हैं। जब संविधान नियम पढ़ेंगे तो वहाँ स्ट्रेंजर दिया रहेगा, थर्ड पर्सन कम दिया रहेगा। तो किसी अजनबी द्वारा या किसी थर्ड पर्सन द्वारा, स्ट्रेंजर द्वारा क्या एडमिशन किया जा सकता है कि नहीं, अगर पूछ ले तो इसके लिए 2 सेक्शन मारिएगा, आपका 19 और 20। अभी हम बताएंगे, पहले तो आपका 20 से भी क्वेश्चन बनता है लगातार, 19 से भी बनता है और 18 से बन ही चुका है। यानी कि इधर सभी धाराएं पढ़नी अच्छे से। देखिए आपका क्या क्या बताया गया है, एडमिशन कौन कर सकता है। तो पहला कार्यवाही के पक्षकार यानी कि जो आपका माने कार्यवाही के पार्टी हैं वो कर सकते हैं। तो सिविल मामलों में वादी प्रतिवादी और क्रिमिनल मामलों में आपका सामान्यतः सरकार होती है, दूसरा अभियुक्त होता है, या अगर मामला परिवाद पर दायर है तो परिवादी होता है और दूसरा पक्षकार अभियुक्त। तो यहाँ 4 लोगों का नाम याद रखिएगा आपका वाद के कार्यवाही के पक्षकार में, वादी, प्रतिवादी, परिवादी और अभियुक्त। यानी कि अगर ये 4 लोग कोई स्टेटमेंट देते हैं, कथन करते हैं, और वह कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान इंगित करता है, तो इनके द्वारा किए गए कथन स्वीकृति माना जाएगा। ये पहला नियम आपका बता गया था। दूसरा, प्रतिनिधिक प्रतिनिधिक रूप से वादकर्ता द्वारा
और इसको फिर एक बार देखिए, दो लोग पूछ भी रहे थे भाई, बाद में उसको फिर हम बता। यानी कि जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव रूप से सूट लाते हैं या जिनके अगेंस्ट में या जिनके विरोध में प्रतिनिधि रूप से वाद लाया जाता है, उन लोगों द्वारा किया गया कथन भी स्वीकृति माना जाएगा। लेकिन इन्होंने कब कथन किया हो, वह कंडीशन भी याद रखना है। जब ये प्रतिनिधि की हैसियत रखते थे तो रखने के पूर्व नहीं, जब प्रतिनिधि से हट गए उसके बाद नहीं, जब ये क्या रखते थे, रिप्रेजेंटेटिव की हैसियत रखते थे। इसके लिए दो तीन लोग आपका पूछ रहे थे, फिर एक बार हम बताते हैं हल्का सा डिटेल में। इसके लिए आप दो तीन नियमों को पढ़िएगा। और आपका सीपीसी में मैं थोड़ा कंपनी ला भी आपका मैं बता देता हूँ। इसके लिए देखिए क्या क्या पढ़ना है। एक तो प्रापक या रिसीवर पढ़िएगा सीपीसी के आदेश 40 का। भाई सीपीसी के कौन सा आदेश का? 40 का। एक आपका माइनर या अनसाउंड माइंड, अगर वादी या प्रतिवादी है तो इसके लिए सीपीसी का आदेश आपका 32 पढ़ना है। फिर रिप्रेजेंटेटिव जो सूट दायर होता है उसके लिए आर्डर 1 रूल 8, सीपीसी का आदेश 1 नियम 8 पढ़ना है। फिर आपका कंपनी लॉ में भी जा सकते हैं। आपका जब कंपनी का बाइंडिंग अप होता है, बाइंडिंग अप यानी कि परिसमापन होता है, यानी कि समापन होता है, तो इसके लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया जाता है जिसे लिक्विडेटर कहते हैं, परिसमापक कहते हैं। तो आप कंपनी अगर पढ़ते हैं तो परिसमापक भी देख सकते हैं, लिक्विडेटर। अब इसको एक एक थोड़ा समझिए भाई, कई लोग आपका दो तीन बार पूछे तो इसको फिर से बताया जा रहा है। देखिए आपका सबसे पहले रिसीवर देखा जाए। रिसीवर या प्रापक की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाती है। मुख्य उद्देश्य ये है कि मुकदमा चलने के दौरान, यानी कि आपका लिस्ट पेंडेंसी के दौरान संपत्ति को सुरक्षित रखा जाए। तो जो संपत्ति विवादित होती है उसका कब्जा, अनुरक्षण, परिरक्षण, वाद लाने का अधिकार और वाद में प्रतिरक्षा करने का अधिकार न्यायालय किसको सौंप देता है? रिसीवर या प्रापक को। तो क्या जिस समय कोई व्यक्ति प्रापक था और संपत्ति के बारे में कोई कथन किया था और वह कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ इंडिकेशन देता था, तो प्रापक द्वारा अपने प्रापक की हैसियत में और जिस समय वह प्रापक था उस समय अगर ऐसा कथन किया जाता है तो ये कथन रेलेवेंट होगा और इसका कथन धारा 18 में स्वीकृति माना जाएगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति भी एडमिशन करने में क्या होगा? सक्षम। अब दूसरा ये आदेश 32 देखा जाए। आदेश 32 में फिर एक बार देखिए, यही लोग पूछ रहे थे यदि मुकदमा करने वाला, यानी कि यदि वादी माइनर या अनसाउंड माइंड है, यानी कि अगर अवयस्क या अप्राप्त वय या पागल हैं, तो ऐसी दशा में कानून ये कहता है कि अवयस्क या पागल के हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी ओर से एक नेक्स्ट फ्रेंड न्यायालय नियुक्त करेगा, वाद मित्र नियुक्त किया जाएगा और वाद मित्र अवयस्क या पागल की ओर से कोर्ट में मुकदमे को हैंडल करेगा। किसकी ओर से? आपका पागल या अवयस्क। या आपका जे में भी पूछा गया है कि अगर वादी पागल हो तो क्या उसके लिए नियुक्त किया जाता है
जो पागल की ओर से आपका कोर्ट में लड़े तो वादी की ओर से नियुक्त करवाइएगा, तो नेक्स्ट फ्रेंड करवाइएगा, वाद मित्र करवाइएगा। और अगर अवयस्क प्रतिवादी हैं, पागल प्रतिवादी हैं, तो उसकी प्रतिरक्षा या डिफेंस या बचाव के लिए जो व्यक्ति नियुक्त किया जाता है उसका नाम अब दूसरा रखिएगा, गार्जियन एड लिटेम, वादार्थ संरक्षक। तो वाद मित्र किसकी ओर से नियुक्त होता है? वादी प्रतिवादी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोनों ना मार कराइए, क्या मारना है? वादी। वादात संरक्षक किसके लिए नियुक्त होता है? प्रतिवादी के लिए। ये भी आपका क्वेश्चन आ चुका है, जे में भी भाई पिछली बार क्वेश्चन आया था। हाँ, मैंने ये लगातार ये क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आपका तो ये फिर एक बार समझिए, जब कोई व्यक्ति वाद मित्र था या वादार्थ संरक्षक था और उस समय उसने कोई कथन किया और वह कथन अपनी हैसियत में किया है और उस कथन से या तो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ अनुमान दिखाई दे रहा है, कुछ अनुमान इंडिकेट हो रहा है, तो ऐसे लोगों द्वारा किया गया कथन भी एडमिशन माना जाएगा। अब आइए एक और उदाहरण आपका देखा जाए। आदेश 1 रूल 8 का भी बहुत पूछा जाता है, प्रतिनिधिवाद। इसको हमने शिक्षा मित्रों पर बताया था और इसमें हमने बताया था कि 2-2.5 लाख शिक्षा मित्र हैं। अगर एक एक मुकदमा करते हैं तो कितनी याचिका हो जाएगी? 2-2.5 लाख। अतः कानून ये कहता है कि कुछ लोग ही जाएं कोर्ट में, कोर्ट की इजाजत से सबका प्रतिनिधि करें, अपने लिए नहीं, अपने लिए और किसके लिए? सबके लिए। और अगर ये लोग को जो लोग कोर्ट में गए हैं, जिस समय प्रतिनिधिक हैसियत रखते हैं, उस समय अगर वह कोई विवादक या सुसंगत तथ्य के बारे में कोई कथन करते हैं तो इनका कथन एडमिशन माना जाएगा और सभी शिक्षा मित्र उससे क्या होंगे? बाध्य। ये कोई नहीं, लेकिन बस एक लाइन है कि सबको क्या दे दी गई हो? सूचना कि मुकदमा दायर हो चुका है। जिसको भी जो अपनी बात रखनी है आकर कोर्ट में क्या करे? रखे। ये नियम है। इसके बाद लिक्विडेटर हल्का सा देखा जाए। देखिए, कंपनी आपका ग्रोवर का पहले उदाहरण देखिए, कंपनी आपका जूसप्रूडेंस में जाएगा मामला। ग्रोवर महोदय ये कहते हैं कि कंपनी के निदेशकों की मीटिंग हो रही थी, एक बम विस्फोट होता है और सभी डायरेक्टर मारे जाते हैं। तो क्या कंपनी भी मर गई कि कंपनी जिंदा रहेगी? कंपनी जिंदा रहेगी, क्योंकि कंपनी अलग और ये प्राकृतिक व्यक्ति अलग। तो व्यक्ति आता है जाता है, लेकिन विधि की जो ये संकल्पना है ये बनी रहती है। आपका ये भी कहावत कही जाती है। इसके बाद आपका जो जब कंपनी मरती नहीं है उसको मारा जाता है, तो जो मारा जाता है कंपनी को, उस कार्यवाही को वाइंडिंग अप कहते हैं, समापन कहते हैं। याद रखिए, कंपनी का परिसमापन किया जाए तो कंपनी के पास जितने चल और अचल संपत्ति रहती हैं उसकी उसके प्राप्त करने, उसका विक्रय कराने, उसका उसके बारे में इत्यादि कार्य करने के लिए न्यायालय एक लिक्विडेटर, एक परिसमापक नियुक्त करता है। और अब वह जो संपत्ति होगी वह किसके अंडर में हो जाती है? परिसमापक। परिसमापक अपना ग्रहण करेगा, फिर आपका नीलाम करवाएगा, बेचेगा और कंपनी को जिन लोगों ने पैसा उधार दिया था आनुपातिक क्या किया जाएगा? वितरण।
यानी कि पंजीरी जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा क्या किया जाएगा, बांट दिया जाएगा। तो आइए आगे देखा जाए अगला पॉइंट आपका। ये अगला ये चौ चौथा जो जो व्यक्ति हैं जिनके द्वारा किए गए कथन एडमिशन माने जाएंगे, वो विषय वस्तु में हितबद्ध पक्षकार। अगर देखिए, अगर किसी मामले को लेकर विवाद उत्पन्न होता है और उस विवाद में और आपका विवाद उत्पन्न होता है और कोई व्यक्ति उस मामले में या तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई इंटरेस्ट रखता था या मॉनेटरी रखता था, यानी कि धन संबंधी, और कोई कथन किया है, कथन तब किया हो जब वह हित रखता था। फिर एक बार याद रखे, माने हित को त्यागने के बाद नहीं, या हित समाप्त हो गया तब नहीं, हित मिला ही नहीं था तब नहीं, जब उसका इंटरेस्ट उस मामले में या तो प्रॉपर्टी संबंधी कोई इंटरेस्ट था या आपका मॉनेटरी या धन संबंधी था, और उसने कोई कथन किया है और वह कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर क्या करता है, इशारा, तो ऐसी दशा में उसके द्वारा किया गया कथन भी आपका एडमिशन माना जाएगा। तो इसमें आपका, जैसे मान लीजिए कि 5 लोग उधार दिए हैं अलग अलग ए को, और उधार ए लिया है कि नहीं, इस बारे में कोई विवाद उत्पन्न हो गया, तो या तो ए द्वारा या उधार देने वालों द्वारा जब ऐसे मामले में धन संबंधी हित था, उस उधार के बारे में कोई कथन किए, जैसे अपनी डायरी पर ही लिख लिए कि मैंने ए को 5,000 रुपया क्या किया हूँ, उधार दिया हूँ, लेकिन कब लिखे हूँ, उधार देने के पहले, कि जब मामला समाप्त हो गया तब, कि जब उधार दिए थे उसी दौरान कारोबार के अनुक्रम में, तो ऐसी दशा में उनके जो एड माने कथन है वह एडमिशन माने जाएंगे। एक पॉइंट आपका बन सकता है कि कौन हितबद्धता इसमें नहीं है, तो आपका एक छूटी हुई है, जो आपका नहीं है वह पर्सनल या व्यक्तिगत, यानी कि व्यक्तिगत हित रखने वाले पक्षकारों द्वारा अगर कोई कथन किया जाता है, तो धारा 18 के चौथे पॉइंट में कहिए, खंड तो नहीं है लेकिन कौन सा पॉइंट हम कह सकते हैं, चौथे पॉइंट में वह कथन एडमिशन नहीं माना जाएगा। क्योंकि सतर्क रहिएगा, आपका विषय वस्तु में जो इंटरेस्ट होना चाहिए या तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या धन से, व्यक्तिगत नहीं। अंतिम देखिए, उस व्यक्ति द्वारा जिससे हित व्युत्पन्न हुआ है, तो ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनसे वाद के पक्षकारों का वाद की विषय वस्तु में अपना हित व्युत्पन्न हुआ हो, लेकिन ऐसे व्यक्तियों द्वारा कथन कब किए गए हों, जब ऐसे व्यक्ति हित रखते थे। अब एक उदाहरण सटीक देखिए, हित व्युत्पन्न हुआ हो का मतलब ये हुआ कि जिनसे आपको इंटरेस्ट मिला है। तो मान लीजिए ये एक पिता है और ये जिंदा था, और कोई मान लीजिए कि जमीन है, इस जमीन के बारे में ए ने कुछ कहा था, तत्पश्चात ए मर गया और यह जमीन जो थी वह उसके पुत्र बी को प्राप्त होती है। फिर इस जमीन को लेकर विवाद उत्पन्न होता है, तो ऐसी दशा में जब ए जिंदा था और अगर उस जमीन के बारे में वह कोई कथन किया था जिंदा रहते हुए, तो क्या ए द्वारा किया गया कथन एडमिशन माना जाएगा कि नहीं माना जाएगा।
यानी कि एक से ही किसको हक मिला है, बी को। तो जिस समय ए हक रखता था उस जमीन पर, उस समय अगर वह कोई कथन किया है, चाहे मौखिक या दस्तावेजी या इलेक्ट्रॉनिक रूप में अंतर्विष्ट, जो इस जमीन के विवादक तथ्य की ओर कुछ क्या देता है, इंडिकेशन, तो ए द्वारा किया गया कथन भी एडमिशन माना जाएगा। दूसरा उदाहरण देखिए जो सटीक बैठे। मान लीजिए ए का ये मकान था। देखिए दूसरा उदाहरण और सटीक रहेगा। जो दूसरा उदाहरण रहेगा सटीक रहेगा। ए का मान लीजिए ये मकान था और ए ने 1 जनवरी को बी को ये मकान बेच दिया, 1 जनवरी 2012 को। तो आपको ये देखना है कि 20 को जो मकान में हित मिला है, ये किससे हित व्युत्पन्न हुआ, किससे बी को हित मिला है, तो आप क्या कहेंगे, ए को। तो अंतिम पॉइंट 18 का ये कहता है कि जिस समय ए इस मकान का मालिक था, अगर उस समय ए ने कोई कथन मकान के बारे में किया हो और कथन ऐसा हो जो मकान को लेकर कोर्ट में विवाद उत्पन्न हुआ है, उस विवाद में या तो विवादक तथ्य की ओर या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता है, इशारा, तो ए द्वारा किया गया कथन भी एडमिशन माना जाएगा। लेकिन ए ने कब कथन किया हो, जब इसे हित प्राप्त था कि जब ये हित ट्रांसफर कर दिया, बताइए तो कब कथन किया हो। अब 1 जनवरी के बाद अगर ए कुछ कहता है तो क्या ए का कथन एडमिशन माना जाएगा, नहीं, क्योंकि अब ए का हित उस संपत्ति से क्या हो गया है, समाप्त। यानी कि फिर एक बार समझिए, जिस व्यक्ति से हित मिला है उस व्यक्ति ने कथन किया हो और कब किया हो, जब उसे उस संपत्ति में हित क्या था, प्राप्त। और वह जो कथन है ऐसे नहीं एडमिशन हो जाएगा, वह कथन किसी विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर क्या करता है, कुछ इंडिकेशन, तब उसका कथन भी आपका एडमिशन माना जाएगा। अब इसका प्रभाव क्या होगा, वो तो धारा 31 में चलेगा कि क्या इफेक्ट होगा। इस प्रकार आपका 18 में 5 लोग ऐसे हैं, 5 ऐसी कंडीशन दी गई है, याद रखिए कितनी कंडीशन हुई, 5, जहाँ की कौन व्यक्ति एडमिशन कर सकता है, किस परिस्थिति में कर सकता है, ये दोनों बातें बताई गई हैं। तो 5 कंडीशन ये हो गई और 2 कंडीशन आपका अगली धाराओं में बताई जाएगी। तो हो सकता है कि नया क्वेश्चन ये पूछ ले कि कितने व्यक्तियों कितनी कंडीशन में किया गया कथन एडमिशन होगा। तो 18 में 5 हो गया, 19 में 1 और 20 में 1, तो कितना हो गया आपका टोटल 7। हो सकता है नया क्वेश्चन ऐसा बना दे। अब 19 देखिए, आपका पहले कंसेप्ट बनाइए तब आपका 19 डायरेक्ट पढ़ा जाएगा। भाई देखिए आपका सेक्शन 19 और 20 में आप जो नियम देखेंगे, इस नियम के तहत अब थर्ड पर्सन आएंगे, स्ट्रेंजर आएंगे या तृतीय पक्ष का तृतीय व्यक्ति आएगा। यानी कि सेक्शन 19 और 20 में कुछ दशाओं में तृतीय पक्षकारों द्वारा किए गए कथन भी एडमिशन माने गए हैं। तो आपका धारा 19 में जो उदाहरण दिया गया है वह आपका किराया वसूलने का उदाहरण दिया गया है और 20 में रेफरी का सिद्धांत, एम्पायर का सिद्धांत, निर्णायक का सिद्धांत है।
के सहित याद रखना है। आपका 19 से भी क्वेश्चन बनता है और 20 से भी। पहले 19 में देखिए क्या है कि ए और बी, ध्यान से समझिएगा। ए एन और बी में एक संविदा होती है। ए अपनी ओर से बी को नियुक्त करता है कि हे बी, तुम हमारे किराएदारों से किराया वसूलोगे। ठीक, तो ए ने किसको अपॉइंट कर दिया? बी को। तो आपका पार्टी कौन हो गई? ए तथा बी। और थर्ड पर्सन कौन हो गया? पढ़ते रहिए, किराएदार। किराएदार से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, अब ए बी का दायित्व है, लाइबिलिटी है कि वह किराया वसूल करे और ए को जाकर किराया दे दे। यही तो कर्तव्य है। किसका कर्तव्य है? बी। अब ए बी पर मुकदमा करता है कि बी किराया वसूलने में नेग्लिजेंस बरता है, उपेक्षा बरता है। आपका बी ने तो अपना संविदात्मक कर्तव्य निभाया ही नहीं, अतः बी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। ये कौन मांग कर रहा है? ए। भाई ए मांग कर रहा है, मालिक मांग कर रहा है कि हमने बी को किराया वसूलने के लिए अपॉइंट किया था और बी किराया वसूलने में नेग्लिजेंस बरता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, अतः बी से हमें मुआवजा दिलवाया जाए। अब सी वाद का पक्षकार नहीं है, लेकिन सी का कथन महत्वपूर्ण होगा। इसलिए महत्वपूर्ण होगा कि बी कहता है कि मैंने कोई उपेक्षा नहीं बरती। मैं सी के पास गया था किराया लेने, लेकिन सी ने कहा कि कोई किराया बाकी ही नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अगर सी कोई कथन करता है कि उसका किराया बाकी है और बी तो वसूलने ही नहीं आया, तो सी थर्ड पर्सन है, याद रखिए। लेकिन अगर इसके द्वारा यह कथन कि हमारा किराया बाकी है और बी तो वसूलने ही नहीं आया, ये आपका कह सकते हैं कि जो मुकदमे के पक्षकार हैं कौन कौन, ए तथा बी, इनकी हैसियत पर क्या डालेंगे प्रभाव। तो अगर सी की यह बात साबित हो जाए कि बी तो किराया वसूलने ही नहीं आया, तो न्यायालय में तो इस बात को लेकर है कि क्या बी उपेक्षा बरता, और सी किराएदार का जो कथन है इस बात की ओर इंडिकेशन करेगा कि बी ने वास्तव में क्या बरती है? उपेक्षा। तो यही पॉइंट पकड़ना है। क्या सी वाद का पक्षकार है? नहीं। कैसा पर्सन हो गया? थर्ड। लेकिन इसका जो कथन है अगर कोर्ट में साबित कर दिया जाए तो पक्षकारों के अधिकार दायित्व पर क्या पड़ेगा? प्रभाव। तो इसलिए भले सी वाद का पक्षकार न हो, फिर भी ऐसे व्यक्तियों द्वारा किए गए कथनों को एडमिशन माना जाएगा और एडमिशन का प्रभाव क्या होगा? स्टापेल। तो सी के कथन से कौन विबंधित हो जाएगा? सी नहीं, बल्कि बी होगा। क्यों बी होगा? क्योंकि बी कहता है कि सी का किराया ही बाकी नहीं है और सी कहता है कि हमारा किराया बाकी है और बी तो कभी क्या नहीं आया वसूलने। यानी कि थर्ड पर्सन द्वारा किया गया कथन भी कुछ परिस्थितियों में धारा 19 में क्या माना जाएगा? एडमिशन। तो आइए अब बेयर एक्ट से शुरू किया जाए। जो दृष्टांत आपका बेयर एक्ट में था वही दृष्टांत ही बताया गया। देखिए भाई, थोड़ा कठिन है शब्द समझना, भले आप बेयर एक्ट से समझ लिए हो। शब्दों को पकड़िए और इसी उदाहरण पर सेट करिएगा, और यही उदाहरण आपका आगे हम फिर से एक बार बताएंगे
जो एलेस्टेशन दिया गया है। बहुत बार ये भी उदाहरण पूछा गया है कंपटीशन में। देखिए, उन व्यक्तियों द्वारा स्वीकृतियां जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो बताइए, अब आप लोग बताते रहिए, इस उदाहरण पर कवर करना है। इस उदाहरण में मुकदमे के पक्षकार कौन हैं? ए तथा बी। और मुकदमे के पक्षकारों के माने उन व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियां जिनकी स्थिति यानी कि जिनकी स्थिति वाद के पक्षकारों के विरुद्ध साबित की जानी चाहिए। तो वाद के पक्षकार नहीं एडमिशन किए हैं, एडमिशन थर्ड पर्सन किया है। लेकिन थर्ड पर्सन ऐसी हैसियत में है कि अगर उसके द्वारा किए गए कथन को मुकदमे में साबित कर दिया जाए तो जो वाद के पक्षकार इस उदाहरण में ए तथा बी हैं, उन पर क्या पड़ेगा? कुछ न कुछ प्रभाव। तो देखिए, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनकी वाद के किसी पक्षकार के विरुद्ध स्थिति या दायित्व साबित करना आवश्यक है, स्वीकृतियां हैं। यदि ऐसे कथन ऐसे व्यक्तियों द्वारा या उन पर लाए गए वाद में ऐसी स्थिति या दायित्व के संबंध में ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध सुसंगत होते और यदि वे उस समय किए गए हों जबकि उन्हें करने वाला व्यक्ति ऐसी स्थिति ग्रहण किए हुए हैं या ऐसे दायित्व के अधीन है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मैं किराएदार का उदाहरण बताया, ये किराएदार यह कथन तब किया हो जब वह किराएदार की हैसियत में था या दायित्व किराएदार का रखता था। अगर किराएदारी लेने से पहले किया हो, जब किराए से हट गया उसके बाद सी ने कथन किया हो, तो वह कथन क्या एडमिशन माना जाएगा कि नहीं? नहीं। तो कौन व्यक्ति करेगा? थर्ड पर्सन। किस दौरान करेगा? तो जब वह वैसी हैसियत में क्या था कि समाप्त हो गई थी हैसियत था, तो किराएदार था कि किराएदार से हट गया था, हाँ, तभी सुसंगत होगा। और क्या किराएदार होने से पहले किया हो तब बताइए? तभी नहीं। किराएदार से हट गया तब भी नहीं। कब रेलेवेंट होगा? जब वह किराएदार था। तो उसका कथन ऐसा है जो विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या दर्शित करता है? अनुमान। तो भाई कुछ अनुमान देगा ही। अगर कह देता है कि हमारा किराया बाकी है और बी तो आए ही नहीं वसूलने, इसका मतलब एक इंडिकेशन मिलता है कि बी ने अपने कर्तव्य के निर्वहन में क्या बरता? उपेक्षा, नेग्लिजेंस बरता। अब दृष्टांत देखिए, ख के लिए भाटक संग्रह करने का दायित्व क लेता है। अब थोड़ा उल्टा हो गया है दृष्टांत आपका। ख के लिए अब बी बना लिया जाए, ख मतलब बी। फिर एक बार देखिए, और ए यानी कि क। ख के लिए भाटक, भाटक मतलब रेंट या किराया। ख के लिए किराया वसूलने की लाइबिलिटी कौन लिया है? क लिया है। तो अब जो पहला दृष्टांत बताया गया था उसमें नाम चेंज किया गया था ए बी। अब आपका यहाँ नाम मैं फिर चेंज कर रहा हूँ बेयर एक्ट के अनुसार, क्योंकि ख आपका दायित्व लेता है तो ख आपका अभिकर्ता भी कह सकते हैं या दूसरा पक्षकार। और किसके लिए किराया नहीं, फिर देखिए उल्टा। ख के लिए यानी कि मालिक बना लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा। ये आपका ख के लिए, तो ख मालिक हो गया। इस मालिक ने ए से संविदा की और इसे नियुक्त किया आपका किसके लिए?
किराया वसूलने के लिए, तो एक को आपका अभिकर्ता ही बना लिया जाए या जो भी कहिए। यानी कि मालिक ने माने बी ने ए से यह संविदा की कि हे ए, तुम हमारे लिए किराया वसूल करना। तो चूंकि आपका उल्टा दे दिया है, ए की जगह कौन लिख दिया है, मालिक की जगह बी, और उदाहरण में कोई चेंजिंग नहीं है, बस ये है कि आपका माने ए बी में चेंजिंग है। अगला देखिए, गौ द्वारा ख को शुद्ध भाटक संग्रह न करने के लिए क पर ख वाद लाता है। यानी कि ये जो भी हैं, यानी कि ये मालिक हैं, ये अपने ए पर मुकदमा लाता है। किस लिए? कि जो किराया सी द्वारा शोध था, शोध मतलब क्या हुआ, देने योग्य, परिपक्व, उसको ना तो लिख लीजिए, शोध मतलब कि देने लायक हो गया। जैसे कि आम का सीजन है तो आम पक गया, अब क्या हो गया, खाने लायक। तो उसी प्रकार किराए का समय पूरा हो गया, शुद्ध हो गया, मैंने उसको कहते हैं। जब आप जाएंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ेंगे तो परिपक्वता दी जाएगी, शुद्ध नहीं ज़्यादा दिया जाएगा, परिपक्व हो गया। यानी कि जो डेट एलआईसी में डाली गई थी इतने दिनों तक की एलआईसी, अब वह डेट परिपक्व हो गई, आप जाइए और अपना पैसा क्या करिए, निकालिए। तो शुद्ध, शुद्ध मतलब कि किराया देने लायक हो गया है। अब आइए, बी ए पर मुकदमा करता है और ये कहता है कि जो किराया सी का बकाया था वह किराया बी वसूलने में उपेक्षा बढ़ता है कि वसूल कर मैंने ए लाया है, उपेक्षा बढ़ता है। ये कौन मुकदमा किया है, बी। किस पर किया है, ए पर। किसका किराया दिखा रहा है कि बाकी था, सी का, शुद्ध हो गया था मैंने देने लायक। अगला शब्द देखिए, शब्द सा देखिए, इसको थोड़ा बहुत कठिन है, आपका शब्द सा प्रयास करिए समझने का। वह इस बात का प्रत्याख्यान करता है कि गौ से ख को बहाटक देय था। यानी कि क इस बात का प्रत्याख्यान करता है, यानी कि इस उदाहरण में जो व्यक्ति दायित्व लिया था, यानी कि ए, इस बात से प्रत्याख्यान करता है। तो आपका धारा 3 में प्रत्याख्यान बताया गया था। प्रत्याख्यान मतलब डिनाई, डिनाई माने अस्वीकार। न तो लिखे शब्द, भाई नए लोग बैरक पर शब्द लिखे ना आए तो प्रत्याख्यान मतलब डिनाई, इनकार करता है। क्या इनकार करता है? कि गौ से ख को भाटक दे था। यानी कि ये कहता है कि हजूर सी का कोई किराया ही बाकी नहीं है। अब आइए, गौ द्वारा यह कथन कि उस पर ख को भाटक दे है स्वीकृति है। इसका मतलब ये हुआ कि इसी बीच आपका कहा जाता है कि बेगाने की शादी में अब्दुल्ला भय दीवाने, मुकदमा चल रहा है बी और ए के बीच, और इसी बीच कौन कूद पड़ता है, सी। सी कूद पड़ता है और ये कहता है कि हमारा किराया क्या है, दे दिया कि बाकी है, बाकी है। तो जोशी का कथन है यह ए के विरुद्ध सुसंगत होगा। किसके विरुद्ध होगा, ए के विरुद्ध। और साबित किया जा सकेगा कि नहीं, किया जा सकेगा, क्योंकि अगर सी का कथन ए के विरुद्ध साबित कर दिया जाए तो ए का मुख बंद हो सकता है और ए के खिलाफ निर्णय आ सकता है। और कौन जीत सकता है, मालिक। तो ये थर्ड पर्सन हो गया, यानी कि थर्ड पर्सन द्वारा कुछ दशाओं में किया गया कथन भी क्या माना जाता है, एडमिशन। अब सी के कथन से, सी के कथन का प्रभाव किस पर पड़ेगा, और ए को मुकर, अब जब स्वीकृति हो गया सी का कथन, और इस यह स्वीकृति किसके विरुद्ध साक्ष्य में प्रयोग हुई, ए के विरुद्ध,
तो स्वीकृति का प्रभाव क्या होता है कि वह स्टॉप कर देती है, मुकरने से क्या करती हैं, रोक देती हैं। तो बताइए अब किसको, सी का कथन किसको मुकरने से रोक देगा? ए को। माने ए को अब नहीं कहने दिया जाएगा कि किराया कोई बाकी नहीं था। लेकिन कब? जब सी की बात कोर्ट में क्या कर दिया जाए, साबित। ऐसे नहीं। अब आइए रेफरी का सिद्धांत देखा जाए, धारा 20। रेफरी का सिद्धांत पहले धारा 20 को कवर करिए, तब बैरेक से 2-3 क्वेश्चन, फिर आपका दृष्टांत भी पूछा गया है, फिर एक केस आता है जो जिसमें बताया गया कि यह धारा रेफरी के सिद्धांत पर ही आधारित है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन बताएं जो भी कारण हो। हाँ हाँ हाँ, सी के कथन पर निर्भर करेगा, लेकिन सी का कथन कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ऐसे नहीं। यही यानी कि थर्ड पर्सन जो है, कुछ कंडीशन में उसके द्वारा किया गया कथन भी एडमिशन माना जाएगा, और जो पार्टी के बीच विवाद है उस पर इफेक्ट डालेगा। तो किस पर इस उदाहरण में इफेक्ट डाल दिया? जो किराया वसूलने का क्या लिया था, जिम्मेदारी। तो आपका स्वीकृति किया सी, और उस स्वीकृति से बाध्य हुआ ए, तो आगे बताया जाएगा। अभी तो नियम धारा 20 देखिए, धारा 20 भी थर्ड पर्सन ही आएगा, वाद के पक्षकार नहीं आएंगे। तो जहां जहां रेफरी का सिद्धांत है, सबसे पहला नियम ये है कि उसको एक जगह एकत्र कर लीजिए, और एक जगह आपका पढ़ना भी रहता है। तो कहाँ कहाँ यहाँ से क्वेश्चन बनने का पूरा चांस धारा 20 से भी रहता है। कई लोग तो मार सोशल मीडिया पर यही सब आसान आसान क्वेश्चन पूछते हैं। भाई कोई कठिन क्वेश्चन पूछिए तो मालूम भी चले। आप जितना आप जैसे कि यूट्यूब पे तमाम जगह वीडियो तमाम पढ़े हैं, मैंने हजारों वीडियो ला के पढ़े हैं। आप एक बार गौर करिएगा, मैंने जाकर कोई भी आपका कोचिंग का या किसी आदमी का वीडियो देखिएगा, आता रहता है। उस वीडियो में जो टेक्निकल पॉइंट है, आप देखिए वो मिस रहेगा। यानी कि 90, जैसे कि 100% पढ़ाना है तो 90% लोग बातें बता देते हैं, और जहां से लड़का कंपटीशन में 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन में फंस सकता है, उसी को लोग छोड़ देते हैं। अब जो आपका सोशल मीडिया वाले रहते हैं, बस उतना ही ज्ञान रखते हैं जितना इंटरनेट पर है, और इंटरनेट पर कितना फालतू और फर्जी ज्ञान दिया जा रहा है ये कौन नहीं जानता। नेट को मान्यता नहीं देता हाई कोर्ट भाई। जैसे कि आप प्रिंट आउट निकाले कि कौन लड़ाई कब हुई थी, और कहे कि ये गूगल से निकाले हैं, तो उसको कोई मान्यता नहीं। क्योंकि आज भी मैं बता दूं, आप सर्च करके देखिएगा कि भारतीय संविधान में, संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, तो नेट पर 13 ही बताएगा, और जबकि 15 थी। तो ये तो बिल्कुल क्या है, ये आयोग द्वारा ये विवाद उत्पन्न हो गया था, हाई कोर्ट में मुकदमा चला। तो आयोग ने जो संविधान सभा में स्त्रियों का जो लिस्ट था संविधान सभा का, वो पेश किया, और लड़के आपका वहीं गूगल पर सर्च करके पेश कर रहे थे, नहीं माना गया। कि ये नहीं माना जाएगा, तो फिर एक बार याद रखिए। तो आपका धारा 20 में ये खूब क्वेश्चन मैंने लोग पूछते हैं, रेफरी का सिद्धांत है। तो रेफरी होता क्या है, पहले ये समझिए। रेफरी का मतलब एम्पायर हुआ। एम्पायर का मतलब निर्णायक हुआ, यानी कि जिसको सौंप दिया गया है कार्य, कि जो यह कह देगा वही मान्य होगा। इसका मतलब ये हुआ कि ए के पास एक मकान है, और बी आता है खरीदने कि हे ए तुम दाम बता दो। तो ए कहता है कि मैंने दाम बताने के लिए अभिव्यक्त रूप से सी को नियुक्त किया है, तुम जाकर सी से दाम पूछ लो। तो सी ने दाम बताया 90,000।
तो कौन रेफरी हो गया, कौन आपका एम्पायर हो गया? सी। अब सी ने जो बता दिया, क्या ए मुकर सकता है कि नहीं? नहीं। क्यों नहीं मुकर सकता? क्योंकि ए ने सी को क्या नियुक्त किया है? दाम बताने के लिए। तो जब आप किसी को किसी वस्तु के बारे में जानकारी देने के लिए एक्सप्रेस रूप से, इम्प्लाइड नहीं काम करेगा यहाँ, अभिव्यक्त रूप से आपने नियुक्त किया, वह व्यक्ति उस विषय के बारे में कोई कथन किया है, तो वह कथन एडमिशन माना जाएगा और आपको अब मुकरने से क्या किया जाएगा? रोक। तो सी ने बताया 90,000। फिर भी ए के पास जाता है और ये कहता है कि हम मकान का दाम कितना लेंगे? 1 लाख। तो क्या अब बताइए, जो सी ने कथन किया वह एडमिशन होगा और सी का कथन किसको मुकरने से रोक देगा? ए को। क्यों? क्योंकि सी का कथन स्वीकृति होगा और ए के विरुद्ध सुसंगत होगा। और जब स्वीकृति आपका किस रूप में प्रभावी होगी? स्टापेल। स्टापेल का मतलब ये हुआ कि मुकरने से क्या करना? तो किसको पलटने से रोक दिया जाएगा? ए को। कि जब आपने बी को नियुक्त किया था, बी ने सी को 90,000 बता दिया, तो उसी बात पर क्या रहिए? कायम रहिए। आप पलटने का प्रयास करिए कि न करिए? न करिए। तो जहाँ जहाँ रेफरी का सिद्धांत है, प्रयास ये करना है कि सभी एकत्र प्ले करना है। तो पहले रेफरी का सिद्धांत आपका कह सकते हैं कि आएगा आपका सीआरपीसी में। तो सीआरपीसी की धारा 392 पढ़िएगा, फिर 369, 70। हाँ, 370 ही तो लिखा हूँ। हाँ, तो वही लिखा 370 ही। 370, 392 और आपका देखिए, एक दो जगह और है, नहीं याद आ रहा है, थोड़ा बहुत मिस कर रहा है। देखिए, रेफरी का सिद्धांत आपका इसी में देखिए, आगे फिर बीच में याद आएगा तो बताया जाएगा भाई, कभी काल नहीं याद आता धाराएं। देखिए 392 में क्या है? अगर अपराधी सीआरपीसी की दोनों धाराएं हैं भाई, नए लोगों को बता दिया जाए। यदि आपराधिक मामलों में अपील की गई है, दो जज अपील सुन रहे हैं, दोनों जजों में मतभेद हो गया, तो एक रेफरी नियुक्त किया जाएगा और दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकालकर किसको बंद कर दीजिए? कूलर ऊपर से बंद कर दीजिए। हाँ, ओ पानी थोड़ा बंद करिए, सेकंड पीरियड में चला जाएगा। हवा थोड़ा मौसम थोड़ा ठंडा हो रहा है ना, थोड़ा बहुत भाई आपका पहले पीरियड में बिना कूलर के चल सकता है, फिर गर्मी होगी थोड़ा बहुत तो बढ़ा जाएगा, चला जाएगा भाई, जैसा होगा। देखिए आपका भाई, अब जब अपील दो जज सुन रहे हैं, दोनों जजों में मतभेद इस बात को लेकर हो गया कि क्या किया जाए, तो दोनों जज अपना अपना निष्कर्ष निकालकर एक तीसरे जज को देंगे और तीसरा जज क्या हो जाएगा? एम्पायर। और सबसे अच्छा उदाहरण इसका, आर बनाम आप गोविंदा का केस पढ़ते हैं, 299 300 में अंतर का आईपीसी में सबसे उत्तम उदाहरण आर बनाम गोविंदा का ही है। दो जज थे, कैंपबेल और हरिदास, दोनों में ये विवाद उत्पन्न हो गया। एक कह रहा था कि 302 में मामला जाएगा और एक जज कह रहे थे 304 में। यानी कि एक जज कह रहे थे कि हत्या मानी जाएगी और दूसरे कह रहे थे कि हत्या की कैटेगरी में न आने वाला आपराधिक मानव। तो दोनों लोग अपना अपना निष्कर्ष निकाल कर किसको भेज दिए? मेलविल को।
और मेलविल क्या हो गया, एम्पायर। तो मेलविल जिधर लुढ़क जाएगा उधर फैसला हो जाएगा। यही नियम जब हाई कोर्ट में पुष्टि के लिए भेजा जाता है तो सेम नियम लागू होगा। अपील नहीं, हाई कोर्ट में मृत्युदंड किसके लिए भेजा जा रहा है, पुष्टि के लिए, लेकिन सेक्शन चेंज होगा। कौन सा सेक्शन अप्लाई करेगा सीआरपीसी का, 370। ये आपका रेफरी रहा। तो रेफरी का सिद्धांत कहाँ कहाँ है, अभी तो धारा 20 याद रखिए एविडेंस की, सीआरपीसी 392, सीआरपीसी 372 और एक दो जगह है बताएंगे। पहले बेयर एक्ट अब देखिए, वो आपका नहीं याद आ रहा है तो जब याद आएगा बीच में वहाँ ऐड करवा देंगे। एक दो जगह और हैं। देखिए आपका धारा 20 तब केस में चलना है भाई। वाद के पक्षकार द्वारा अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट व्यक्तियों द्वारा की गई स्वीकृतियां। तो पहला पॉइंट आपको ये पकड़ना है कि यहाँ जो क्वेश्चन आपका जे में टेक्निकल आया है कि धारा 20 के तहत एक्सप्रेस रूप से आपका निर्दिष्ट किया गया हो या व्यक्तियों को नियुक्त किया गया हो, कि इम्प्लाइड रूप से कि दोनों की इनमें से कोई नहीं, ये क्वेश्चन आ चुका है। और भले बैरक क्या अलग लिख लीजिए, गलत ना हो कि यहाँ केवल कौन काम करेगा, एक्सप्रेस। तो अब दोनों समझिए एक लाइन। अभिव्यक्त रूप से नियुक्त का मतलब ये हुआ या तो मुख से बोलकर या लिखित में किसी को नियुक्ति की गई है। और आपका इम्प्लाइड का मतलब ये हुआ विवक्षित, यानी कि बाई कंडक्ट, न तो लिखकर न मुख से बोलकर आचरण बता रहा है कि आपका व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है। तो यहाँ आचरण काम नहीं करेगा, केवल कौन काम करेगा, या तो मुख से बोलकर या लिखकर। अब डायरेक्ट देखिए, वे कथन जो उन व्यक्तियों द्वारा किए गए हैं जिनको वाद के किसी पक्षकार ने किसी विवादग्रस्त विषय के बारे में जानकारी के लिए अभिव्यक्त रूप से निर्दिष्ट किया है, स्वीकृतियां हैं। यानी कि इसका मतलब कि जिस विषय को लेकर विवाद उत्पन्न हो गया है, अगर मुकदमे के किसी पक्षकार ने उस विषय के बारे में कोई जानकारी देने के लिए किसी थर्ड पर्सन को एक्सप्रेस रूप से अपॉइंट किया था, और थर्ड पर्सन जो अपॉइंट किया गया था कैसे रूप में, अभिव्यक्ति की विवक्षित, अगर वह कोई कथन करता है और उसका कथन विवादक तथ्य या सुसंगत तथ्य की ओर कुछ क्या देता है, अनुमान, तो वह थर्ड पर्सन जो नियुक्त हुआ था अभिव्यक्त रूप से, वह रेफरी होगा और उसके द्वारा किया गया कथन स्वीकृति माना जाएगा कि नहीं, माना जाएगा। अब दृष्टांत घोड़ा वाला ही है, एक दाम वाला मैं बता दिया हूँ। अब दूसरा आपका देखिए, प्रश्न यह है कि क्या क द्वारा ख को बेचा हुआ घोड़ा अच्छा है, यानी कि ए ने जो घोड़ा बी को बेचा है, क्या वह घोड़ा अच्छा है कि बुरा है, यानी कि अच्छा है कि बेकाबू है, बदमाश घोड़ा है, बीमार घोड़ा है। तो बताइए, कल ही परसों तो कांटेक्ट में बताया गया, आपका आया भी था कि अनकंट्रोल हार्स की तुलना किससे की जाती है, लोकनीति से। किसने कहा कि लोकनीति अनियंत्रित घोड़ा है, कि जज ने कहा, बोरो ने। किस केस में कहा, रिचर्डसन बनाम मेलिस। तो अगला देखिए शब्द, ख से क कहता है कि जाकर ग से पूछ लो, ग इस बारे में सब कुछ जानता है, यानी कि घोड़े के बारे में तुम किसे जाकर पूछ लो, सी से, और सी घोड़े के बारे में सब कुछ जानता है। तो सी घोड़े के बारे में अच्छा है कि बुरा है जो कथन करेगा, तो सी को जिसने नियुक्त किया था
सी का कथन उसके विरुद्ध, सी का कथन स्वीकृति माना जाएगा और किसके विरुद्ध लागू होगा? जो सी को क्या किया था, अपॉइंट किया था कि नहीं किया था, और कैसे किया हो, एक्सप्रेस की इम्प्लाइड की दोनों? एक्सप्रेस। यही रेफरी हो गया। इस उदाहरण में रेफरी कौन हो गया? सी। अब इसको केस के माध्यम से चलना है, और केस आपका देखे तो कौन सा केस है? विलियम है। नोट्स में होगा भाई, नोट्स में भी। भाई जिसके पास नोट ना हो भाई नोट्स ले ले, क्योंकि देखिए केस हम भी देख ले रहे हैं अब। देखिए आपका जो केस है आपका विलियम बनाम इनका केस है 1880, नहीं 1808 का। जस्टिस एलेन बरोह। विलियम बनाम इनका केस है, नोट्स में 1808 का है, और जस्टिस एलेन बरो हैं। मैंने सर्वप्रथम इस केस में ये सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। जब देखिए क्या कहा एलेन बरो ने, कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को किसी विषय के बारे में जानकारी देने के लिए अपॉइंट करता है और दूसरा व्यक्ति उस विषय में कुछ जानकारी देता है, तो नियुक्त करने वाला व्यक्ति ऐसे व्यक्ति द्वारा दी गई जानकारी से बाध्य होगा कि मुकर जाएगा? बाध्य होगा। लेकिन भारत में कब बाध्य होगा? जब एक्सप्रेस रूप से पॉइंट किया हो कि इम्प्लाइड एक्सप्रेस। तो आपका ये धारा 20 समाप्त हो गई। और रेफरी का सिद्धांत याद रखिए, एक दो धाराओं में और है, कल हम बताएंगे इसको। अब आपका भी आईपीसी चलेगी भाई 15 मिनट बाद आपका। और आईपीसी में भी देखिए आज लेक्चर चलेगा और तुरंत भाई लिखवाया जाएगा। आप प्री का नोट्स जिसके पास आईपीसी का ना हो भाई ले लें। अभी नोट्स आया है, कल मैं कराया था। और मेंस के लिए चूंकि समय है तो लिखवा दिया जाए तुरंत तुरंत।